स्तंभ को झारखंडी जोहार, नमस्कार, वंदन। साथ ही तमाम मीडिया बंधुओं को मेरा आभार, अभिनंदन। यह आंदोलन का जब से आरंभ हुआ है, आगाज हुआ है, आप सभी तमाम चैनल मीडिया बंधुओं का इस आंदोलन को व्यापक बनाने में, विस्तृत करने में, आम जनता तक पहुंचाने में बहुत सहायक हुए, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं और राज्यवासी भी जानते हैं कि पिछले जनवरी दिसंबर के महीने से इस आंदोलन का आगाज हुआ था, और जिस समय इस आंदोलन का आगाज किया गया था तो उस समय किसी को ये अनुमान नहीं था कि आंदोलन जो धनबाद और बोकारो के छात्र एक छोटी सी इकाई के रूप में इसका आगाज कर रही है, एक राज्य स्तर तक का आंदोलन बनेगा और लोग एक उम्मीद की किरणों से इसे देखेंगे। तो ये आंदोलन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, सबका समर्थन मिला, सहयोग मिला, और कहीं ना कहीं 22 सालों के झारखंड के इतिहास में जिस मूल उद्देश्य के साथ इस राज्य की स्थापना की गई थी उससे कहीं ना कहीं यहाँ के लोग वंचित थे। तभी जाकर एक छोटे से आंदोलन को इतना बृहद साकार और स्वरूप मिल पाया। ठीक उसी क्रम में आज भी अगर देखें तो झारखंड की जनता जब भी जितने भी गवर्नमेंट बनकर आए, केवल और केवल उनके साथ केवल वादा खिलाफी हुई। और हम लोग भी चाहते थे कि इस धनबाद बोकारो से आंदोलन का आगाज हुआ है, इस आंदोलन को जीत के बाद हम लोग फिर अपने कामों में वापस लौट जाएं, पढ़ने वाले पढ़ने चले जाएंगे, काम धंधा करने वाले काम धंधों में वापस चले जाएं। लेकिन राज्य की जनता ने काफी उम्मीद से देखा और उस आंदोलन के बाद और भी भिन्न भिन्न आंदोलन होने लगे, जहां हमारी टीम को, हमारे संगठन को लोगों ने एक उम्मीद की दृष्टि से देखना आगाज किया। तो उसी क्रम में हम लोगों ने भी यह पाया पिछले 9-10 महीने के आंदोलन में कि आज राज्य को वास्तव में एक नई विचारधारा की आवश्यकता है, एक रूपरेखा की आवश्यकता है, एक सशक्त संगठन की आवश्यकता है, जो विभिन्न मुद्दों पर जहां झारखंड की जनमानस, झारखंड की जनता शोषित हो रही है, प्रताड़ित हो रही है, वहां उनकी आवाज बन सके, उनके पीछे खड़ा होकर आंदोलन में साथ दे सके। तो निश्चय ही हम लोग के पास मौखिक रूप से संगठन था। जब से आंदोलन का आगाज हुआ है हम लोग सोशल मीडिया में हमारा संगठन है, लेकिन धरातल पर हम लोग का समिति संगठन नहीं था। इसी कारण आज हम लोग लगभग 5 महीने की लगातार कंटिन्यू बैठकों के बाद इस मुकाम और निर्णय पर हम लोग पहुंचे कि हमारा एक समिति होगा, वही समिति जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नाम से जानी जाएगी, लेकिन उसे अब हम लोग जमीन पर पेन पेपर के साथ उतारने का कार्य करेंगे और हमारा उद्देश्य यही रहेगा, आंदोलन करना। हम लोग का आंदोलन से जन्म हुआ है, हम लोग आंदोलन के साथ रहेंगे। क्योंकि देखिए, और इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि आज अगर हम लोग चतरा में आंदोलन की बात आएगी तो धनबाद और बोकारो के तो लोग जागरूक हैं, लेकिन धनबाद और बोकारो से उन्हें चतरा ले जाया नहीं जा सकता है। तो हम संगठन हमारा रहेगा तभी हम चतरा के लोगों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, या देवघर में अगर मामला आएगा, रांची में मामला आएगा, तो वहां के लोगों के माध्यम से ही हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। तो इसलिए संगठन का विस्तार होना अति आवश्यक है। और उसी क्रम में आप जहां भी देख सकते हैं, अभी आपका बगल में घाटों, कभी आप भी फुर्सत में जाके देखिए, लगभग 150-200 दिन से उमेश टिड़वार नामक एक शख्स बैठा है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्योंकि इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास संगठन होता तो निश्चय उनको हम सपोर्ट करते हैं। और इस तरह कई ऐसे मुद्दे हैं जहां झारखंड की जनता, झारखंड के लोग लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी एक NHM से जुड़ी हुई बहन का मैसेज आया था कि किस प्रकार वहां राजस्थान के लोगों को माने मेडिकल विभाग में फॉर्म भरने दिया जा रहा है और उन्हें डायरेक्ट नियुक्ति दी जा रही है, जबकि झारखंड के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। और फाइनली एक दिन ऐसा आएगा जो उनके कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द किया जाएगा कि अब आपका काम समाप्त हुआ। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं अभी जिन पर हमें लड़ना है, और निश्चय एक झारखंड को नया स्वरूप और नया साकार हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास एक शक्तिशाली संगठन होगा। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही है, आपके पास संगठन है तभी आपके पास शक्ति है और तभी सरकार को आप बैकफुट पर डाल सकते हैं। आज ये 9 महीने का आंदोलन ही था कि आज गवर्नमेंट 1932 की खतियान की जिक्र कर रही है, नहीं तो यह गवर्नमेंट मुकर रही थी 1932 का खतियान बात करने से। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अर्थ ही है लोगों की संख्या। तो लोगों की संख्या को हमने अभी मौखिक रूप से लोग हमारे साथ थे, अब लिखित रूप से हमारे साथ हो, धरातल पर हो, उसके लिए हम लोग संगठन का एक ढांचा देने का प्रयास करेंगे। और हमारा मकसद यही रहेगा, आंदोलन के माध्यम से इस राज्य की काया को कल्प करना, ताकि जिस मकसद के साथ हमारे शहीदों ने प्राणों की आहुति दी थी। और आज जैसा कि हमारे कोयलांचल में 3 शहीदों की शहादत दिवस है, लीलू बारी, पटल बारी, हीरू बारी, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ऐसे अनगिनत शहादत हुए हैं, तब जाके हमें अलग राज्य मिला है। तो उस हमारे इस राज्य का बेटा होने के नाते, इस राज्य का बेटा बेटी होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारे वीरों ने जिस सपने को देखकर इस राज्य का निर्माण किया था, उस सपने को हम लोग साकार करने के लिए उनके आगे चलकर हमें प्रतिबद्ध रहना चाहिए। तो इसलिए आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था कि हम लोग भी चाहते थे कि जैसे ही भाषा आंदोलन समाप्त हो, हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी कार्य हो उस पर हम लोग चले जाएंगे वापस। लेकिन राज्य की जनता ने जो उम्मीद देखा है, जो शोषित वंचित जनता ने जिन आंखों से हमारी ओर दृष्टि डाला है, इसीलिए हमें आज आभास हो रहा है कि हमें एक छोटा सा संगठन की आवश्यकता पड़ेगी, और जिसे भविष्य में धीरे धीरे शक्तिशाली स्वरूप देते हुए राज्य की जनता के लिए हमें लड़ना है। क्योंकि अब जीवन का मकसद ही रहा आंदोलन करना, लोगों के हित में आवाज उठाना और उनके लिए लड़ना। तो इसीलिए हम लोग सांगठनिक ढांचा देने की तैयारी कर रहे हैं। और पुनः तमाम सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और विशेषकर आप तमाम मीडिया बंधुओं का
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का तहे दिल से, हृदय तल से आभार, अभिनंदन। आपके माध्यम से इस आंदोलन को हम लोग घर घर पहुंचा पाए हैं, एक आम व्यक्ति को जागरूक कर पाए हैं, एक आम व्यक्ति सवाल जवाब करने सीखा है, एक आम व्यक्ति कानून नियम जानने का प्रयास कर रहा है, उसके प्रति दिलचस्पी ले रहा है। तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। एसटी को कुर्मी में शामिल करने का विवाद चल रहा है, इसका कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहला बात तो 1932 जो कि 90 साल पुराना मामला है, और 1932 को हम स्टडी कर पाए, इसलिए हम इस पर बहुत तर्क से अपनी बात को रखें। लेकिन जहाँ तक कुर्मी का प्रश्न है, मुझे लगता है इस भूभाग की बहुत प्राचीन समुदाय है, उनके बारे में मैंने उतना अध्ययन नहीं किया है। मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा अध्ययन पूरा हो जाएगा निश्चय ही आपके उन सवालों का मैं विस्तार पूर्वक और तर्क के साथ उत्तर दूंगा। लेकिन हाँ, आपके 2-4 सवाल जो सोशल मीडिया में काफी घूमे, जिनमें 2-4 लोगों ने काफी ऐसे बयान दिए, जिसमें एक बयान वायरल हुआ था अफीम की खेती। तो हमको जहां तक मानना है, मैं भी एक कुर्मी का परिवार का बेटा हूं, आप किसी भी कुर्मी का बेटा या बेटी से पूछिए, मुझे लगता है अफीम दिखता कैसा है, अफीम का रंग क्या होता है, अफीम होता क्या, उसको जानकारी नहीं। हाँ, उसको जानकारी है धान के बारे में, उसको जानकारी है खरिहान के बारे में, उसको मतलब कि बहियाड़ का मतलब क्या होता है, कनारी का मतलब क्या होता है, बायद का क्या मतलब होता है, और फसलों का नाम जानता है, वो खेती के तरीकों को जानता है। इसका मतलब हम यही कहना चाहेंगे कि अफीम से हमारा संबंध नहीं, हमारा संबंध धान से है। अब वो इतिहासकार डिसाइड करें कि इस क्षेत्र में पहले अफीम आया था कि धान। अगर अफीम आया था तो जो लोग अफीम की खेती करते हैं, हम स्वीकार करेंगे वे लोग पहले आए हैं। लेकिन अगर धान यहाँ पहले आया है तो फिर आपको मानना होगा कि धान का संबंध कुर्मी से। हमारे सभी पर्व त्योहार धान से संबंध रखते हैं। उतना ही नहीं, और एक विद्वान का बयान था कि हम लोग को अंग्रेज लेकर आए हैं। पहले मैं उनका सम्मान करते हुए उनके बात का कटाक्ष करना चाहूंगा और अपने तर्क से प्रस्तुत करना चाहूंगा। अंग्रेज इस माटी में तब विकसित हुए 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। इन्हीं 2 युद्धों के माध्यम से बंगाल और बिहार में अंग्रेजों ने अपने आप को स्थापित किया। लेकिन आप उनको जानकारी देना चाहेंगे, आप कभी भी समय मिले तो सोना पहाड़ी चले जाइएगा, जहां हमारा एक पूजा स्थल है, उसकी स्थापना 1600 में हुई है। तो अगर अंग्रेज हमें लेकर आए थे तो हमारा जो भी 1700 के बाद का इतिहास होना चाहिए था, हमारा इतिहास 1600 का। हम तो पीछे नहीं जा रहे हैं, हम बस उनके तर्क को खारिज करते हुए देना चाहेंगे कि 1600 में सोना पहाड़ी का स्थापना हुआ है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, हुई है ईस्ट इंडिया 1608 के आसपास। लेकिन बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में अंग्रेजों का प्रभुत्व बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद आया था। बाकी अंग्रेज तो आए थे 1600 के टाइम, लेकिन प्रभुत्व उनका बलशाली नहीं हो पाए थे। वे बलशाली क्षेत्र में थे बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो कि 1757 और 1764 का मामला है। लेकिन हमारा वहां सोना पहाड़ी का स्थापना 1600 पीरियड में हुआ है। यही नहीं, हम अगर अपने इतिहास को खंगालेंगे तो बहुत पीछे जाएंगे। हमने स्पष्ट कहा हमारा संबंध धान से है, तो इसीलिए इतिहासकार पता करें कि धान का खेती इस छोटा नागपुर के पठार में कब से हुआ है। धान अगर नया है तो हम भी नए हैं, अगर धान पुराना है तो हम भी प्राचीन है। आदिवासी संगठनों के द्वारा जो विरोध हो रहा है उस पर क्या? देखिए, हम तो सभी, सबसे पहला बात, हम सभी का भावना करते हैं, हम सम्मान करते हैं, और हम उनसे यही कहना चाहेंगे कोई भी लड़ाई जो होती है वो संवैधानिक होती है। आज जो कुर्मी समुदाय लड़ाई लड़ रहा है वो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है। वो देना ना देना, उनको जस्टिफाई करना, ये भारत की जो विधायिका है उसका काम है, संविधान का काम है। अभी पटेल आंदोलन हुआ था, कहीं गुर्जर आंदोलन हुआ था, कहीं जाट आंदोलन हुआ था, तो किसी समुदाय ने उनको डिस्टर्बेंस नहीं किया था। ये गवर्नमेंट का काम है, वो उन्हें चिन्हित करेगी, वो उनके भावनाओं को समझेगी। तो लड़ाई, भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति को अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए आंदोलन का अधिकार है। ईडब्ल्यूएस का मामला लीजिए, कहिए किसी ने, आम व्यक्ति ने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि लगा कि जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी भी स्थिति अब सामान्य नहीं रही, तो ईडब्ल्यूएस सरकार लेकर आई, समर्थन मिला, आज ईडब्ल्यूएस चल रहा है। तो ये संवैधानिक मामला है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो मांग है संवैधानिक मामला है। अब वहां क्या करना है नहीं करना है वो भारत के संविधान को देखना होगा, और भारत की जो विधायिका है, जो व्यवस्था है, डिपार्टमेंट है, उनका काम है। बाकी लोग अपने स्तर से मांगों को रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। हमने कभी किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाया है, ना हम पहुंचाएंगे। लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि अगर कोई मांग रहा है तो उसके पीछे कारण होगा, तभी वे मांग रहे हैं। 1932 को लेकर विवाद जारी रहेगा जयराम, क्या आगे संघर्ष करेंगे और छोड़ देंगे? नहीं, 1932 पर ही हम लोग है, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि जो आपने जैसा मन बात कही, तो मैं वो बहुत प्राचीन इतिहास है हमारा, उस इतिहास को मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने 1932 को ही अभी हम लोग महत्व देंगे और 1932 की ही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी फिलहाल राज्यवासी बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं, तो हमारी लड़ाई 1932 की है, तो फिलहाल हम लोग इसी लड़ाई को मौजूद कर रहे हैं। बाकी समाज में हमारे हमसे बढ़कर बड़े लोग हैं नेतृत्व करने वाले, निश्चय अपने समाज के हित में वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन समाज का बेटा होने के नाते हम उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं जो हमारे नकारात्मक है। अब तो अगर उतना भी बात करें तो धर्मों की बात करें तो विभिन्न धर्मों की, मानव जाति के इतिहास को लेकर भिन्न भिन्न मानता है। चलिए हम लोग धर्मों की बात नहीं करते हैं, हम लोग आदि मानव का उस सभ्यता की बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं कि आदि मानव पाषाण काल, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण जो 3 भाग में था, फिर नए काल आए, कांस्य युग आया, कभी हड़प्पा आया। लेकिन आदि मानव ने
मैक्सिमम उन्हीं जगहों पर आप बात किया था जहां जल का स्रोत था। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लीजिए, ज्यादा नहीं, दामोदर नदी के इतिहास को खंगालिए। दामोदर नदी जहां से उद्गम हुआ है, जहां से बंगाल की खाड़ी में मिली है, उसमें आप जाके दोनों तरफ गांवों का सर्वे कीजिए। वो जो गांव मिलेंगे जिसमें मैक्सिमम, सब नहीं मैं कह रहा हूं, मैक्सिमम गांव कुर्मी समुदाय के मिलेंगे। यानी वह नदी साफ कह रही है कि नदी के किनारे जो लोग बसे हैं वो प्राचीन लोग होते हैं। तो इसलिए जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि तर्क और तथ्य के साथ खड़ा करें। बाकी किसी की हम लोग भावना पे ठेस ना पहुंचा रहे, ना किसी अधिकार को। ये लड़ाई संवैधानिक है और संविधान, भारत का संविधान है, वह तय करेगा, भारत की विधायिका तय करेगी। बाकी हम लोग जो है 1932 की लड़ाई को लेकर, झारखंड के हित को लेकर लड़ रहे हैं और आगे भी इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। जनाब, आप नहीं मानते कि काफी देर हो चुका है इस मांग को लेकर, पहले ही करनी चाहिए? देखिए, मांग तो हम लोग जब छोटा थे तब से देख रहे हैं कि आंदोलन समय समय पर उठता रहा है। लेकिन चूंकि अब लगा है कि लोगों को थोड़ा सा मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों का जुड़ाव एक दूसरे से बहुत नजदीक आया है, तो बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था वो धीरे धीरे समाप्त हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है अब थोड़ा सा जुड़ाव ज्यादा होने के कारण, लोग एक जगह जमा होने के कारण अब थोड़ा सा आंदोलन व्यापक हो रहे हैं। अभी आप देखिए, जो भी चाहे आंदोलन रहे, अभी जूली महतो देखिए हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन एक दिन में उनका लाखों रुपए कनेक्शन होता है। क्यों? सोशल मीडिया। तो लोग सोशल मीडिया के कारण एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इसीलिए जो भी अब आंदोलन होंगे, अगर आप उसको पहले के आंदोलन से तुलना करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी भूल होगी, क्योंकि पहले का दौर अलग था, आज का दौर अलग है। आज सबके हाथों में डिजिटल है, मोबाइल है, और ये बहुत ही आज के डेट में एक हथियार है। जयराम जी, सरकार में बैठे लोग 32 के मामले पे फिर से विचार करने के लिए कह रहे हैं, उसको किस तरह से देखा? देखिए, मैं तो स्पष्ट, मैंने पहले भी मीडिया बंधुओं के सामने इस बात को रखा था कि जो गवर्नमेंट 1932 की बात कैबिनेट में लेकर आई है, वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट उथल पुथल चल रहा था, उनके विधायक कलकत्ता में पकड़े जाते हैं पैसों के साथ, तो ईडी का छापा पड़ता है, तो उसी क्रम में जो उथल पुथल राज्य में चल रहा था, उस माहौल को शांत करने के लिए और लोगों की भावनाओं को पुनः अपनी ओर वापस लाने के लिए, अपना मैंने पॉजिटिव थिंक जगाने के लिए 1932 कैबिनेट में लेके आई थी। अगर उनकी मनसा साफ होती तो आज मुझे लगता है एक विशेष सत्र विषय आहूत किया जाता और उस दिन तय किया जाता, जो कैबिनेट में प्रस्ताव था उसे विधानसभा में पारित किया जाता और फाइनली उसे महामहिम राज्यपाल के पास भेजा जाता, फिर वह संसद भवन तक पहुंचता। लेकिन कहीं ना कहीं मनसा में खोट है, तभी तो आज विलंब हो रहा है। अगर मनसा में खोट नहीं है तो उन्हें विलंब नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल, आज के दौर में आपको यह परिभाषा करना ही होगा, स्थानीय नीति बहुत अनिवार्य है, नियोजन नीति अनिवार्य है, खनन नीति अनिवार्य है, विस्थापन, तमाम नीतियां अनिवार्य है। नहीं तो आने वाले 20 सालों में आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, लेकिन झारखंड धुआं धुआं हो जाएगा। इसलिए आज झारखंड के पर्यावरण को, जल जमीन की अवधारणा को बचाने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं, उस दिन पेपर पढ़ रहे थे कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा को जाता है। अरे भाई, कंपनी का नहीं है, झारखंड यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का जल जमीन जंगल पर उनका अधिकार होना चाहिए। आपका पंचायत डैम का पानी बीएसएल को जाता है, तो यहाँ के जलों को भी खरीदा जा रहा है, जलों पर कंपनियों को प्रतिबंध लग रहा है। तो इससे आभास कीजिए भविष्य क्या होगा, इससे आभास करना होगा, झारखंड के जनमानस का आभास करना होगा। इस समय आपस में लड़ने का नहीं, चिंतन और मंथन करने का समय है कि भाई क्या होने वाला है। यहाँ के जलों पर कंपनियों का प्रतिबंध है, आने वाला दिन जंगलों पर प्रतिबंध होगा, लग ही रहा है, जंगल प्रतिबंध लग रहे हैं, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आज मुझे लगता है आज हम लोग उसी संकट को देख पा रहे हैं, इसीलिए संगठन की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग नए मुद्दों के साथ लड़ेंगे। जो भी मुद्दे होंगे जिनमें हमें लगता है कि झारखंड के लोग ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, उन मुद्दों में हम लोग साथ लड़ेंगे। किस तरह का संगठन होगा, सामाजिक या राजनीतिक? नहीं, ये फिलहाल सामाजिक संगठन ही होगा, क्योंकि हम लोग राजनीतिक सामर्थ्य नहीं रख पाएंगे अभी। राजनीतिक संगठन बनाने के लिए आप उसके लिए विशेष होता है, लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन ही रखेंगे। और हम लोग तो चाहेंगे कि जो सरकार जो नीतियों की बात करके सत्ता में आई है, उसी को घेरते हुए उन्हें बैकफुट पर लाकर नीतियां बनाने पर मजबूर करें। इसलिए हम लोग अपने शक्तिशाली सामाजिक संगठन की ओर हम लोग अग्रसर हैं। तो क्या झारखंड पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है, निजीकरण हावी है झारखंड? हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं निजीकरण भी हावी हो रहा है, पूंजीपतियों के चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में झारखंड जा रहा है। तो इसलिए फिर से आवश्यकता है संगठनिक ढांचा बनाकर पहले कलम पेपर के साथ लड़ा जाए। और निश्चय आप देख सकते हैं, अगर आप बात करें तो झारखंड के क्षेत्र में एक खनन नीति बहुत प्रभावित करती है, लेकिन मुझे लगता है खनन नीति पर राज्य को भी सोचना चाहिए और देश को भी सोचना चाहिए। जिस प्रकार मेघालय और मिजोरम में कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से कोयला का खनन किया जाता है, फाइनली सरकार को 120 रुपया से 180 रुपये प्रति टन रेवेन्यू दिया जाता है, उस प्रकार की व्यवस्था झारखंड में हो। इससे क्या होता है, आम व्यक्ति खुशहाल होगा, इसमें मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप चंद मुट्ठी भर कंपनियों को देते हैं तो मिनिमम लोगों को प्रॉफिट मिलता है। देखिए, विजन के साथ अगर सरकार चलेगी ना तो राज्य बहुत खुशहाल होगा। तो इसलिए मेरा मानना, मेरा ही नहीं, भारत का संविधान भी कहता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 39B भी कहता है कि राज्य की भौतिक संपदाओं पर जन समुदाय का अधिकार होगा। लेकिन यहां देख रहे हैं राज्य का अधिकार है, यहां बड़ी बड़ी कंपनियों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट
8 जुलाई को भी स्टेटमेंट देती है कि खनिज का मालिक रैयत को होना चाहिए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है आज अगर देश की और राज्य की अगर व्यवस्था को सुधारना है, खासकर देखिए पूंजीवाद का विरोधी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो पूंजी का रूप है, हमारी जेब में जो मोबाइल वो पूंजीवाद का रूप है, लेकिन उसमें एक नियंत्रण होना चाहिए, उसमें एक मानवता होनी चाहिए। मानवता को तार तार करके आप पूंजीवाद को विकसित नहीं कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और ना ही आप शहरीकरण की ओर बढ़ सकते हैं। विस्थापन की बात आती है या उद्योग की बात आती है, निश्चय ही सरकार उद्योग बसाएगी, उद्योग से उसे रेवेन्यू जाएगा, उसी रेवेन्यू से राज्य चलेगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि उद्योग कहां बसने चाहिए? उद्योग बसने चाहिए, पहली प्राथमिकता उन बंजर जमीनों पर बसने चाहिए जहां खेती ना हो। तो इसलिए पहला बात, उद्योग उन क्षेत्रों में बसाया जाए जहां खेती ना हो। लेकिन यहां तो हमारी उपजाऊ बहियार खेतों को उजाड़कर उद्योग व्यवस्था की जाती है। उसके बाद शर्त होना चाहिए, आप मुआवजा ठीक से दीजिए, नियोजन अनिश्चित काल, जब तक कि उस जमीन पर उद्योग रहेगा तब तक आप उस परिवार को नियोजन दें अनुकंपा के माध्यम से। और अगर ये चीजें नहीं होगी तो मुझे लगता है ऐसे उद्योग की झारखंड की आवश्यकता नहीं है जो झारखंडियों को पलायन करने पर, विस्थापन करने पर मजबूर करेगी। तो इसलिए आज गवर्नमेंट को मानवता के नाते, जो भी गवर्नमेंट है, देश की हो या राज्य की हो, उन्हें अगर वास्तव में भारत को विश्व गुरु बनाना है, झारखंड को सुखी संपन्न बनाना है, तो यहां दिमाग से बनता है, बतौलेबाजी से नहीं बनता है। आपके पास विजन क्या है? आपके पास विस्थापन की नीति क्या है? आपके पास पुनर्वास नीति क्या है? जब तक इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे इस राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है। और मेरा मानना है कि आज विशेषकर पढ़े लिखे युवाओं को थोड़ा सा नेतृत्व करने की दरकार है, उन्हें भी सोचना होगा। रोजगार की बात आती है, सही बात है, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं है तो आप किस सेक्टर में जा सकते हैं? झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, झारखंड में आप कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। झारखंड के किसानों के पास एक फसल है, धान। अगर आप दूसरी फसल की ओर जाएंगे तो निश्चय ही पलायन रुकेगा। जो लोग गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, 5-10 हजार रुपए कमा रहे हैं, अगर पानी की व्यवस्था, पानी तो है ही हमारे नदियों में, तालाबों में, बस उसे अगर व्यवस्थित ढंग से अगर उन तक पहुंचाया जाए और धान के बाद और एक फसल दे दी जाए किसानों को, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा विकास हो सकता है इस राज्य का। और बहुत सारी नीतियां हैं, सरकारी पर्यटन है, अभी देख सकते हैं जाके सरकारी बसों की क्या स्थिति है। सभी निजी, अगर कोई कंपनी चलाती है तो अच्छा से बस चलता है, लेकिन जैसे सरकार उसको अपने अंदर लेती है तो कहीं ना कहीं वो डैमेज हो जाती है। तो ऐसे दर्जनों चीजें हैं जिन पर अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा एक दिन थिंक टैंक के साथ बैठ के चर्चा करे तो इस राज्य की कायाकल्प कर सकती है। और विशेषकर जो अर्थव्यवस्था है, विशेषकर जो पलायन है, जो युवाओं की जो नाराजगी है, उसे दूर किया जा सकता है। लेकिन बैठे तो इन्हें बैठने का फुर्सत तो मिले। ये बैठ कहाँ रहे? ये तो गेतल डैम घूमने जा रहे हैं, तो ये तो एरोप्लेन अब मैंने 2 करोड़ का टेंडर निकाले हैं घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। बैठकर अगर चिंतन करेंगे तो मुझे लगता है ये राज्य बहुत खूबसूरत राज्य है, ये राज्य वास्तव में खूबसूरत नजर आएगा। लेकिन इन्हें ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार खनन करना है, ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार रॉयल्टी लेनी है और केवल अपना पूंजी भरना है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज मेरा मानना है आज राज्य को एक बहुत गंभीर स्थिति में राज्य है और धड़ल्ले से बाहरी राज्यों के लोगों को यहाँ की नौकरियों को भी बेचा जा रहा है। अभी हम लोग पिपरवार गए थे सभा के लिए, जो कोलियरी क्षेत्र है, एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस वहां आता है। लेकिन वहां क्या कंडीशन है कि जिनकी जमीनें हैं उनकी जमीनों को मैंने गलत तरीके से अगला को रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको नौकरी दी जाती है। जहां 99 साल का लीज था उसे 999 किया जा रहा है। तो आम व्यक्ति पूरी तरह से हताश है। राज्य की बात करें या देश की बात करें, पूरी तरह से चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की, राज्य की सारी संपदा अधीन हो रही है। इसलिए आज आवश्यकता है एक ऐसे सोच की, एक ऐसे विचार की जो वास्तव में एक आम व्यक्ति तक लाभ हो। जो भगत सिंह ने भी कहा था, आजादी हम तो गौरव से छीन लेंगे लेकिन गांव गरीब किसान तक पहुंच पाएगी कि नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। आज भी बहुत बड़ा प्रश्न है। गांव तक जाके देखिए, आजादी नहीं पहुंची है। गांव का व्यक्ति आज भी बदहाल है, आज भी प्रताड़ित है, आज भी शोषित है।